हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल की, क्योंकि सरकार इसमें जो इनका 53% के आसपास का हिस्सा है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में बेचना चाहती थी। और इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बीपीसीएल के शेयर्स खरीदे थे कि भाई जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो उनको काफी फायदा हो सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सरकार इवन अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इसको अब बेच पाएगी या नहीं, और क्या इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कितनी डिसइन्वेस्टमेंट करी है और क्या जो सरकार का टारगेट था उसको मीट किया गया है या नहीं। तो सरकार का जो ओरिजिनल टारगेट था इस साल में जो डिसइन्वेस्टमेंट का वो था 1,75,000 करोड़, जिसको की घटा करके 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था बजट के टाइम पे। यानी कि ओरिजिनल बजट से लगभग 56% अपने टारगेट को रिवाइज कर दिया गया था। तो क्या 78,000 टारगेट हम अचीव कर पाएंगे? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज 27 मार्च है। 5 दिन बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को एंड करने में, और अभी तक जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में वो हुई है 12,424 करोड़ रुपए के आसपास। और इसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूटीआई एक्सिस बैंक का, जिसमें कि 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का स्टेक बेचा गया था। उसके अलावा एनएमडीसी में कुछ ऑफर फॉर सेल की गई थी, जिसमें लगभग 3600 करोड़ 3700 करोड़ रुपए सरकार को मिला था। इसके अलावा जो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, टाटा को बेची गई थी, उससे लगभग 2700 करोड़ रुपए सरकार ने जनरेट किया था। तो सिर्फ 12,424 करोड़ रुपए सरकार ने अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट करी है। तो सरकार जो 78,000 करोड़ रुपए अचीव करना चाहती थी उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर हो सकता था वो था एलआईसी का आईपीओ, जिसमें कि सरकार अगर अपना 5% भी स्टेक बेचती तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए इनको मिल जाते, उम्मीद थी। और उसके बाद ये जो 78,000 करोड़ का टारगेट है ये बहुत आसानी से मीट हो जाता। लेकिन रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसकी वजह से जो मार्केट कंडीशन चेंज हुई, हमारी मार्केट करेक्ट हुई, तो सरकार ने अभी इसको अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए डेफर कर दिया है। तो हम डेफिनेटली इस साल अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई 2021-22 में जो हम अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या ये अनोखी बात होगी, यानी कि ये एक्सेप्शन होगी? तो ऐसा नहीं है। अगर आप जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बहुत बार सरकार ने जो अपने टारगेट थे, क्योंकि ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रख रहे थे, तो उसको बहुत बार मिस किया है। जैसे कि पहले 2014 से लेकर के जो 2016-17 का पीरियड था उसमें हमने अपने जो टारगेट थे या इवन रिवाइज टारगेट थे उसको मिस किया था। 2016-17 में रिवाइज टारगेट को मीट किया गया था, बट ओरिजिनल टारगेट मिस हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद 2 साल आए, 2017-18 और 18-19, जबकि टारगेट को अचीव किया गया। लेकिन 2019-20 और 20-21 में हमने टारगेट को काफी बुरी तरह से मिस किया था। और 2021-22 हो सकता है कि तीसरा लगातार ऐसा साल हो जिसमें कि हम अपने टारगेट को मिस कर दें, क्योंकि अभी 5 दिन बचे हैं और हम अपने टारगेट से काफी दूर हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई 2022-23 में जो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या उसको हम मीट कर पाएंगे। तो जो एलआईसी का आईपीओ पोस्टपोन हुआ है तो उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अगले साल सरकार शायद जो उनका 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है उसको बहुत आसानी से मीट कर लेगी। अगर वो एलआईसी का ही आईपीओ कर लेते हैं तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए ये डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव कर लेगी। और उसके अलावा बीपीसीएल आईडीबीआई बैंक भी प्लान्ड है, जिससे कि काफी अच्छा अमाउंट सरकार गेन कर सकती है। तो ओवरऑल हम हो सकता है कि जो हमारा 65,000 करोड़ का टारगेट है उससे दुगना अगले साल में डिसइन्वेस्ट कर दें। हालांकि जो एलआईसी का आईपीओ पोस्टपोन किया गया है उसको आइडली नेक्स्ट ईयर के बजट में ऐड करना चाहिए। बट यहाँ अभी तक लगता है कि 2022-23 का जो हमारा टारगेट है वो आसानी से अचीव हो जाना चाहिए। और अब अगर हम स्पेसिफिकली बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि अगर हम एलआईसी के आईपीओ को छोड़ दें तो अगले साल का जो 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होने वाला था बीपीसीएल। और सरकार इसको पिछले 1 साल से बेचने की कोशिश कर रही है और उम्मीद की जा रही थी कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसको आसानी से बेच दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इवन अगले फाइनेंशियल ईयर में भी इसको बेचने में मुश्किलें आ सकती हैं। और उसका रीजन है
कि जो भी इसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं जो कि बीपीसीएल में स्टेक खरीदना चाहते हैं, वो अब काफी स्केप्टिकल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई सरकार जो फ्यूल के प्राइसेस है उसको कंट्रोल कर रही है। हालांकि फॉर्मली देखा जाए तो जो प्राइसेस हैं फ्यूल के वो डीरेगुलेटेड है इंडिया में, यानी कि सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। लेकिन आपने देखा था कि 4 नवंबर के बाद से लेकर के 21 मार्च तक सरकार ने जो फ्यूल रिटेल के प्राइसेस हैं उसको बढ़ने नहीं दिया था, यानी कि उसको चेंज नहीं होने दिया था। और इस बीच में जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो बहुत तेजी से बढ़े थे। अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें तो नवंबर के शुरू में जो 83 डॉलर डॉलर पर बैरल का प्राइस होता था क्रूड ऑयल का, वो बढ़ करके 22 मार्च को, जिस दिन की दोबारा अलाउ किया है सरकार ने प्राइसेस रिवाइज करना, वो बढ़ करके 113.4 डॉलर डॉलर पर बैरल हो गया था। यानी कि इतनी तेजी से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन जो फ्यूल रिटेलर हैं वो अपने प्राइसेस नहीं बढ़ा पाए थे। और इसका मेन कारण था कि जो 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन थे, सरकार नहीं चाहती थी कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से जनता में नेगेटिव उसका इम्पैक्ट हो और सरकार के अगेंस्ट जाए। तो 7 मार्च तक तो इसको रोका गया था और उसके बाद फाइनली 22 मार्च से ये प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। तो जो इन्वेस्टर है उनको लग रहा है कि भाई ये जो प्रैक्टिसेस हैं सरकार की दखल अंदाजी की, प्राइस ना बढ़ाने की और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने की, ये इवन बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाता है उसके बाद भी कंटिन्यू रह सकती हैं, जो कि उनके बिजनेस को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं। हालांकि जब तक ये सरकारी कंपनी यानी कि सरकार का स्टेक है तो सरकार इसको सब्सिडी भी दे देगी, लेकिन जब एक बार ये प्राइवेट हो गई तो वो उनको अपने हाल पे ही छोड़ देंगे। जैसे कि इस टाइम पे रिलायंस बीपी के साथ या जो दूसरे प्राइवेट प्लेयर हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो मैच नहीं कर पा रहे हैं सरकारी जो फ्यूल रिटेलर हैं उनके प्राइसेस को, और उनको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा सरकार को एक और चैलेंज आ सकता है बीपीसीएल की सेल में, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो अब ग्रीन एनर्जी यानी कि एनवायरनमेंट जो फ्रेंडली फ्यूल सोर्सेज होते हैं वहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसके लिए नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट है। लोग नहीं चाहते कि भाई एक फॉसिल फ्यूल वाले एरिया में अब इन्वेस्ट किया जाए, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी असेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जो दीपम के सेक्रेटरी हैं तुहिन कांत पांडे, टीके पांडे जी, उन्होंने अभी एक रिसेंटली मीडिया में बताया था कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट पे फोकस है इन्वेस्टर्स का, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसने कि बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को डिले किया है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर की कंसर्न थी कि भाई जो बीपीसीएल कुकिंग गैस यानी कि भारत गैस के नाम से जो कुकिंग गैस बेचता है उसमें जो सब्सिडी दी जाती है अगर आज की डेट में कस्टमर को, उसका क्या होगा? अगर वो सब्सिडी नहीं मिलेगी तो ये इनके कस्टमर ये लूज कर देंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि जो सब्सिडाइज्ड एलपीजी है कस्टमर के लिए, बीपीसीएल कस्टमर के लिए, वो कंटिन्यू रहेगी इवन प्राइवेटाइजेशन के बाद भी। और अब अगर बात की जाए कि भाई बीपीसीएल की सेल में कौन-कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले तो जो भी इसमें बिड करेगा उनको पहले फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा इन्वेस्टर के साथ, यानी कि इन्वेस्टर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि वो किस असेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद ही जो बीपीसीएल की बिड है उसको बुलाया जाएगा। नवंबर 2020 की अगर बात करें तो मल्टीपल बिडर्स थे जो कि बीपीसीएल की जो 52.98% स्टेक है सरकार का उसको खरीदने में इंटरेस्टेड थे। इसमें वेदांता का नाम आ रहा था, इसके अलावा अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, एक थिंक गैस जो कि आई स्क्वायर्ड कैपिटल के नाम से जानी जाती है, ये सभी इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि जो यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म है आई स्क्वायर्ड कैपिटल, उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है कि वो अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है इसको खरीदने में। और उसका कारण है कि जो इसका स्ट्रक्चर है डील का वो काफी कॉम्प्लेक्स है, और अब जो इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहे हैं उनको इसकी यानी कि इस सेल को फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिल रही है। और ओवरऑल अगर इसका प्राइस की बात की जाए तो करंट प्राइस के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है सरकार के स्टेक का बीपीसीएल में, वो लगभग 42,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। यानी कि हमारे जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 65,000 करोड़ का, उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और चैलेंजेस की बात की जाए तो जो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसने भी जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, उससे भी गवर्नमेंट शायद रीथिंक कर सकती है कि भाई बीपीसीएल को उनको बेचना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर एक बार प्राइवेटाइज कर दिया तो जो एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकार के पास आज पावर है वो उसको लूज कर देंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि भाई पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ हम प्राइसिंग में मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी सारे सब्सिडी दी जाती हैं, या इसके अलावा उनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है तो वो कहीं ना कहीं वहां से प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेयर जैसे कि रिलायंस, जियो,
बीपी वगैरह वाले जो फ्यूल रिटेलर हैं, उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है। तो उन्होंने जो नॉन फ्यूल रिटेल पोर्शन है, जैसे कि वो अपनी आउटलेट पे अब फार्मेसी बेचते हैं, ग्रोसरी बेचते हैं, एटीएम्स लगाते हैं, तो इस तरह से वो दूसरी चीजों में भी अपने पैसे कमाने के सोर्सेस को देख रहे हैं, क्योंकि फ्यूल बिजनेस में उनको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर इवन बीपीसीएल की सेल नहीं कर पाई 2022-23 में, तो भी वो अपना जो 65,000 करोड़ रुपए का टारगेट है आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि एक तो एलआईसी का आईपीओ है, हालांकि ये तो सिर्फ डिले हुआ है और इस साल का टारगेट मिस हुआ है, बट यहाँ से अगर वो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास ले लेते हैं तो काफी हद तक ये अचीव हो जाएगा। और इसके अलावा भी बीपीसीएल के अलावा जैसे आईडीबीआई बैंक में सरकार का 45.48% का स्टेक है, जिसको कि 20 से 25,000 करोड़ में बेचा जा सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन में 30.8% का जो स्टेक है, उसको भी 11,000 करोड़ में बेचा जा सकता है। तो ओवरऑल इन सब से सरकार काफी हद तक अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरे कर सकती है। तो बीपीसीएल की जो सेल का प्रेशर है वो भी कम होगा, तो हो सकता है कि सरकार अपनी टर्म्स पे जाए, ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर बात की जाए कि भाई जिस इन्वेस्टर ने बीपीसीएल का शेयर इसलिए खरीदा था या इसमें इसलिए इंटरेस्टेड है कि भाई इसकी डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो फायदा होगा, तो क्या उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले 3 साल में 6% की नेगेटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में 14% की नेगेटिव रिटर्न है, और वो भी तब है जबकि पिछले एक महीने में इनका शेयर 7% के आसपास बढ़ा है। हालांकि एट द सेम टाइम ये काफी अच्छा डिविडेंड पे करती है। इन्होंने इस साल में 8 रुपीज का डिविडेंड पे किया है, जो कि लगभग करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 20% से भी ज्यादा बनता है। यानी कि 14% इन्होंने अगर वहां पे नुकसान पहुंचाया है शेयर प्राइस में, तो डिविडेंड से उसको कॉम्पनसेट किया है। और ये तब है जबकि फ्यूल प्राइसेस ना बढ़ने की वजह से ये शेयर्स काफी ज्यादा प्रेशर में है, और जैसे कि अब फ्यूल प्राइसेस डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, तो ये इनके लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। और 2 फरवरी को मोतीलाल ओसवाल ने जो लास्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, उसमें 468 का टारगेट दिया था, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका जो एवरेज प्राइस है वो 530 के आसपास पास आता है। हायर साइड पे 675, लोअर साइड पे 392 रुपए। जो अभी लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 360 के आसपास हुई है, तो उस हिसाब से तो अभी इसकी प्राइसिंग काफी अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इसके फंडामेंटल भी देखें, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 78,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी पीबी रेशो काफी अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम इनके पीयर्स के मुकाबले में देखें, तो ये इकलौता शेयर है जिन्होंने कि एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिए, हालांकि डिविडेंड उसमें बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अगर हम दूसरे प्लेयर्स को देखें तो उन्होंने अच्छी रिटर्न दी है। तो ओवरऑल ये आने वाले टाइम में चल सकता है। अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, रीजनेबल डेट है। तो मुझे लगता है कि इवन डिसइन्वेस्टमेंट नहीं भी होती तो भी करंट प्राइस पे डेफिनेटली इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है या किसी भी करेक्शन पे खरीदा जा सकता है। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट में कोई मूवमेंट होती है, तो वो और भी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।